हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है ऑफ एवोल्यूशन, उसके अंदर हम बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में और वी कैन से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बताता है, क्या इसकी हेल्प से हम लोगों को सीखने को मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। बट आज का मेन मुद्दा यही है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, या इक्विलिब्रियम, और वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, इनके जो थ्योरी थी इनका जो इक्वेशन था उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैथ्स का यहाँ पे रोल आएगा एंड आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा कि बायो के अंदर थोड़ी सी मैथ्स आ रही है नाउ। अच्छा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस। अगर कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो एक पॉपुलेशन के अंदर अलील और जीन फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। सिंपल सी बात है और होना भी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी पॉपुलेशन के अंदर रेड कलर के बीटल्स हैं। ठीक है, रेड कलर के क्या है, बीटल्स हैं। अब इन बीटल्स के अंदर कुछ भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इस पॉपुलेशन के अंदर हमेशा कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, रेड बीटल्स ही रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, रेड बीटल्स ही रहेंगे, है ना भाई। लेकिन अगर मैं मान लो, अच्छा, और रेड बीटल्स का मान लो अलील जो है वो क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। लेकिन समहाउ मान लेते हैं किसी भी वजह से एवोल्यूशन हुआ या एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस कुछ आया और रेड बीटल्स से हमारे कुछ क्या बन गए, ग्रीन बीटल्स बन गए, या इस पॉपुलेशन के अंदर रेड बीटल्स के साथ कुछ ग्रीन बीटल्स भी आ गए, ग्रीन भी आ गए। तो अभी कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ ग्रीन बीटल्स भी आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे 100 बीटल्स हैं, यहाँ पे भी 100 बीटल्स हैं, यहाँ पे भी 100 बीटल्स हैं, बट यहाँ पे रेड के साथ कुछ ग्रीन भी आ गए हैं। और यहाँ पे स्मॉल आर एक नया अलील जो है, कह सकते हैं नया जीन जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन नहीं होता है तो उसका अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। ये हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें भी पढ़ते हैं। एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन का मतलब असल में ये भी होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ओवर द पीरियड जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। ठीक है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन वेनबर्ग। सो हार्डी और वेनबर्ग हमारे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये जो हमारा ऊपर थ्योरी है, ठीक है, ये जो लॉ है उन्होंने प्रपोज किया था। अच्छा जी, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स देयर नेम्स। ठीक है, सॉरी, इक्विलिब्रियम आफ्टर देयर नेम्स। सो हार्डी वेनबर्ग लॉ जो था, ठीक है, इनके नाम के बेसिस पे पढ़ा है क्योंकि दोनों ने क्या कहते हैं सेम प्रिंसिपल दिया था, तो इनके नाम पे इसको रख दिया गया। तो उन्होंने क्या बोला सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आई डोंट वांट कि आप लोगों का लेक्चर थोड़ा सा स्किप वगैरह हो, इसलिए मतलब मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो थोड़ी सी आवाज़ के साथ एडजस्ट कर लेना। ओके, so both gene frequency and genotype frequency will remain constant from generation to generation in an infinitely large interbreeding population in which mating is random and no selection, migration or mutation occurs. ठीक है, no selection यानी कि natural selection नहीं हो रहा, no migration, कोई यहाँ की कोई बाहर से स्पीशीज अंदर नहीं आ रही है नई सी, ठीक है, एंड no mutation, कोई भी म्यूटेशन वगैरह नहीं हो रहा है। सो जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने बताया था कि रेड कलर की बीटल्स हैं, अगर वो आपस में रैंडमली इंटरब्रीड कर रही हैं तो उनका जीनोटाइप रेड ही रहेगा, ओवर द पीरियड रेड ही रहेगा। ठीक है, ये ओवर द जो पीरियड है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, अगर म्यूटेशन वगैरह नहीं हो रहा। म्यूटेशन होगा तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं, फिर तो एवोल्यूशन हो ही जाएगा ना, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक तो देखो दिमाग से नाम निकल जाता है यार, मेरे को साइंटिस्ट का नाम ही निकल गया। डार्विन का अपोज किसने किया था, हमारा कौन सा साइंटिस्ट था यार, वो बताइए, हे भगवान क्या था कभी कभी एकदम से दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ह्यूगो डिवेरिस। हाँ, ह्यूगो डिवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी जो थी, उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन जो होती है रैंडम होती है एंड इट लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई बाहर की स्पीसीज अंदर नहीं आ रही है, वैरायटी अंदर नहीं आ रही है, अंदर का कोई बाहर नहीं जा रहा है, सो जीनोटाइप जो है इट विल बी कांस्टेंट। सेम तरीके के जीनोटाइप से हम लोगों को ओवर द जनरेशन देखने को मिलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है,
सो जीन एंड एलील फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं ये हमारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब इसको जरा समझते हैं कि एलील और जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ पे देखोगे ध्यान से, सो ये देखो यहाँ पे अगर आप लोग कैपिटल डब्ल्यू देखोगे, जीनोटाइप क्या होता है, हम लोगों ने जीनोटाइप पढ़ा था, फिनोटाइप पढ़ा था। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। सो अगर आप यहाँ पे जीनोटाइप निकालते हो तो ये देखो 3 तरीके के जीनोटाइप आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से, एक है हमारा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, और एक है हमारा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, अच्छा जी, और एक है हमारा स्मॉल डब्ल्यू। तो जब आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैपिटल डब्ल्यू या कह सकते हैं टोटल फ्लावर्स कितने हमारे 12 है, टोटल फ्लावर्स हमारे कितने हैं 12 है, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 और वी कैन से 1/2 और वी कैन से 0.5। ये हमारी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गई किसकी, ऑफ दिस, कह सकते हैं दीज फ्लावर्स। अगर हम या कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू, अगर हम क्या कहते हैं वो निकालें, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो 1/12 हो गया। स्मॉल डब्ल्यू की निकाले तो कितने हैं, 2/12 है, और वी कैन से 1/6, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अच्छा, अलील और जीन फ्रीक्वेंसी, अगर अलील लेवल पे काम करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे काउंट करोगे कितने अलील्स हैं, तो देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके के अलील्स हैं, एक एक कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, एक कैपिटल डब्ल्यू है और एक स्मॉल डब्ल्यू है, 2 ही अलील है ना भाई। तो कैपिटल डब्ल्यू अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू की अलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 12। टोटल कितने अलील्स हैं हमारे पास, 24 हैं, ठीक है, 2 2 2 6, ठीक है, नहीं 18 है, सॉरी 18 है। सो 12/18 और वी कैन से 1/3। स्मॉल डब्ल्यू की निकालोगे तो 1 2 3 4 5, 5/18, ठीक है। तो ये हमारा इसका अलील फ्रीक्वेंसी हो गया। सो अलील फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं एंड जीनोटाइप में हम लोग दोनों या कह सकते हो जीन को पूरा का पूरा कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये बोला गया है कि अगर एक पॉपुलेशन है एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके अंदर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी रहेगी कांस्टेंट। और वी कैन से P + Q = 1। यहाँ पे P जो है, इन्होंने 2 इक्वेशन दी थी, P + Q = 1 एंड P² + 2PQ + Q² = 1, ठीक है। 1 जो होता है इट इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखो P + Q = 1, P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील को एंड Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिसेसिव अलील को। सो हार्डी विनबर्ग का क्या कहना था कि भाई अगर एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस नहीं है उस पॉपुलेशन के अंदर, सो उनका जो अलील फ्रीक्वेंसी है, ओके, या P + Q जो है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर इससे ऊपर नीचे आता है दैट मीन्स कि वहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स कि अगर कांस्टेंट है यानी कि अगर बराबर 1 आ रहा है दैट मीन्स कि देयर इज नो एवोल्यूशन। अगर ऊपर नीचे आ रहा है, 1 से कम ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हुआ है। सो एक ये मैथमेटिकल तरीका था ये पता लगाने का कि किस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। आप एक पॉपुलेशन को लेकर के उस टाइम पे कुछ निकालते, ठीक है, उसका जीन फ्रीक्वेंसी, फिर उसको हो सकता है उस टाइम पे 1 आ रहा होता, फिर उसको नेक्स्ट टाइम पे निकालते, ठीक है, हो सकता है 1 से ऊपर नीचे आ रहा होता। सो ये बताता है हमें मैथमेटिकली कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमने एक पॉपुलेशन के अंदर कैलकुलेशन करी, उसका हमारा पहले जीन फ्रीक्वेंसी का जो सम था इट वाज इक्वल टू 1। अब हमने उसके 10 साल बाद सेम पॉपुलेशन के अंदर जब जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी तो उसका सम क्या आया, या उसका सम जो था इट वाज मोर देन 1 और वी कैन से लेस देन 1। दैट मीन्स कि वहाँ पे एवोल्यूशन वगैरह जो है वो हुआ है, ठीक है। सो हार्डी विनबर्ग ने बस मैथमेटिकली एवोल्यूशन का प्रोसेस जो था उसको जस्टिफाई करने के लिए एक इक्वेशन दी थी। सो 2 इक्वेशन थी, P + Q = 1, ये अलील के बेसिस पे थी, एंड P² + 2PQ + Q² = 1, ये थी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। सो P² जो था ये हमारा डोमिनेंट जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा था या होमोजाइगस डोमिनेंट, Q² जो था हमारा होमोजाइगस रिसेसिव,
और पी क्यू जो था ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया हम लोगों को इसको क्या पढ़ना है या इसका हमारे उसमें क्या यूज़ है। हमारे उसमें इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। एज अ साइंटिस्ट हम बस इससे ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बट अगर हम अपने एकेडमिक तरीके से देखें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इन इक्वेशंस के ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं। सो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और ज़रा समझते हैं। तो एक ही फ्रॉग आइलैंड का डेटा है, एक फ्रॉग आइलैंड था, उसका एक डेटा है कि वहाँ पे 500 फ्रॉग हैं। ठीक है, उसमें से 375 डार्क ग्रीन है एंड हमारे क्या कहते हैं लाइट ग्रीन्स एक्स लिख रखा है, पानी पता नहीं लाइट ग्रीन्स कितने हैं। अच्छा जी, ठीक है। ग्रीन फ्रॉग्स जो है दीज आर डोमिनेंट, ये हमारे कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। लाइट ग्रीन जो है हमारे ये कैसे हैं, रिसेसिव है। ये कैसे हैं, रिसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलते हैं कि कैलकुलेट करो उसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट करो उसका फिनोटाइप, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, और या होमोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी निकालो, या हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी निकालो, या अलील फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट का और रिसेसिव का। तो ऐसे हम लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 500 फ्रॉक्स हैं, बेसिक मैथ्स, हमारे पास 500 फ्रॉक्स हैं टोटल। उसमें से 375 जो है हमारे वो कैसे हैं, वो है हमारे ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, यानी कि बाकी के बचे हुए प्लस में 125 वो कौन से हैं, वो है लाइट ग्रीन। ठीक है, ये हमारे लाइट ग्रीन हुए हैं। अच्छा जी, अब देखो मैंने क्या बोला, ग्रीन वाला डोमिनेंट है, या ग्रीन जो जीन है, ठीक है, इसको आप कैपिटल जी कह लो, इसको स्मॉल जी कह लो, ये हमारा डोमिनेंट है। अगर आप इस डेटा के अंदर देखेंगे, इस डेटा के अंदर देखेंगे तो जो डोमिनेंट हमारा जीन होता है, ये डोमिनेंट जो कंडीशन होती है हमारी, वो खुद को एक्सप्रेस करती है होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। यानी कि ग्रीन फ्रॉग जो है, अगर 375 ग्रीन फ्रॉग्स हैं हमारे पास, सो उसके अंदर कैपिटल जी वाले भी हैं, लॉजिक समझना, कैपिटल जी वाले भी हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी वाले भी हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल जी क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो वो खुद को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में एक्सप्रेस करेगा। तो अगर हमारे पास 375 फ्रॉग्स हैं, यानी कि उसके अंदर कैपिटल जी वाले फ्रॉग्स भी हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी वाले फ्रॉग्स भी हैं। लेकिन रिसेसिव जो होता है वो खुद को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। यानी कि लाइट ग्रीन जो हमारे फ्रॉग्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्मॉल जी वाले ही हैं। ठीक है, स्मॉल जी वाले ही हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ लाइट ग्रीन की अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी कह लो या जीन फ्रीक्वेंसी, मैं इसकी ज़रा निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं जो हमारे वो हैं, ठीक है, फ्रॉक्स हैं। सो 125 125 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 25 आएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। ये 0.25 मेरी क्या आई है, इट इज़ दी अलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ हमारा क्या कहते हैं, लाइट ग्रीन फ्रॉक्स। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरे को ये पता लग गया है कि हमारा कितना आ रहा है, यही आएगा ना, 125 डिवाइडेड बाई 500, 5 2 10, ठीक है, बचेगा 2, 5 है 25। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा ठीक है, चलो बहुत खूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं, अब हम निकालते हैं बेसिकली अपने P+Q वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमने बोला कि P+Q इज इक्वल टू क्या है, 1 है। P+Q इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम भैया, 125 लाइट ग्रीन फ्रॉक्स हो गए हमारे। ठीक है, P+Q इज इक्वल टू 1 है हमारा। अगर P की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो P प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, P कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 और वी कैन से 0.75 इतना P आ जाएगा। ये भी मैंने ऐसे निकाल दिया है जस्ट फॉर माई कैलकुलेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन है
पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में q स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी स्क्वायर की मैं वैल्यू डालता हूँ, ठीक है 0.75 आ रहा था मेरा, इसकी अगर मैं वैल्यू डालता हूँ इसका स्क्वायर प्लस में 2.75 प्लस में कितना ये हो जाएगा हमारा बेसिकली व्हाट क्यों कितना है 0.25 प्लस में 0.25 का स्क्वायर। अगर ये मेरा 1 के बराबर आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये जो मेरी पॉपुलेशन है इसके अंदर रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। अगर मेरा 1 के बराबर नहीं आता तो फिर देखते हैं क्या करना है, हम बता सकते हैं, हम अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 के बराबर नहीं आया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिवोल्यूशन वगैरह हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करें, 0.75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैसे 1 के बराबर तो नहीं आने वाला ये, जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है। अच्छा एक गड़बड़ कर दी ना मैंने, एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी मैंने पता है? ओके मैंने गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे p प्लस क्यू, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इसको मैं जरा सॉल्व कर दूं या सही कर दूं, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाला था, मैंने गलती से उसको अलील में कर दिया। सो 500 हमारे पास फ्रॉक्स हैं, ठीक है, उसमें से 375 जो है हमारे वो कौन है, 375 हमारे ग्रीन वाले हैं, ओके, और उसमें से बाकी के बचे हुए हमारे लाइट ग्रीन हैं, यानी कि 125 हमारे हो गएंगे लाइट ग्रीन। सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, वही मेरे को लग रहा क्योंकि वो 1 के बराबर नहीं आ रहा था तो मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में मैंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा अब इसके अंदर ये ग्रीन फ्रॉक्स जो हमारे ग्रीन क्योंकि डोमिनेंट है तो इसके अंदर दोनों जीनोटाइप आ जाएंगे। कौन से जीनोटाइप, एक तो कैपिटल जी वाला और एक कैपिटल जी स्मॉल जी वाला, दोनों जीनोटाइप यहाँ पे आ गए। लाइट ग्रीन वाला हमारा रिसेसिव है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दो का सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ आएगा वो वाला, क्या कहते हैं स्मॉल जी वाला, ठीक है। सो अगर मैं इसको इक्वेशंस अपनी कंपेयर करूँ, ठीक है, सो पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में q स्क्वायर बराबर 1, तो मेरे को पता है कि स्मॉल जी की जो फ्रीक्वेंसी इट इज 125, ठीक है। और वी कैन से अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं 125 बाय 500 तो ये कितना आएगा, इट विल बी अपना 0.25, ठीक है। सो मेरे को पता है कि क्यू स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि मैंने क्या निकाली है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि क्यू स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 125 और सॉरी 0.25, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.25। क्यू स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि क्यू अगर बात करें किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ 0.25। क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 के बराबर हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई, अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी भी हमें इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं पता, अभी भी हमें हेटेरोजाइगस जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, लेकिन अब हम यहाँ क्यू से हमें ये पता लग गया, इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने क्यू निकाल लिया। अब हम p प्लस क्यू की हेल्प लेते हैं, p प्लस क्यू जो है इट इज इक्वल टू 1। गलती से मैंने पहले इसको 125 को अलील के बराबर रख दिया था, अलील फ्रीक्वेंसी के बराबर रख दिया था, अलील के बराबर नहीं रख सकते थे हम क्योंकि हमारा ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। नाउ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p हमें पता नहीं, q कितना है हमारा 0.5 है बराबर 1। सो अगर दोनों को 1 के बराबर करना है सो या p की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0.5 आएगी, 0.5 आएगी। अच्छा बहुत खूब, अब आप यहाँ पे p स्क्वायर की जो वैल्यूज है और q स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। चलो जी, सो 0.5 का स्क्वायर प्लस में 2.5 प्लस में 0.5 का स्क्वायर ना, हाँ, या 0.5 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 0.25 प्लस में 2 इंटू 0.25 प्लस में 0.25 इक्वल टू 1, यहाँ पे भी इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो या कह सकते हैं इसको क्या आ जाएगा, देखो 0.25 प्लस में 2 इंटू 0.25 ये उतना हो जाएगा कितना, 0.5 प्लस में 0.25। अब सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.5 ही हो जाएगा, तो 0.5 प्लस में 0.5 इक्वल टू यहाँ पे 1 इक्वल टू 1,
तो 1 इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर देयर इज नो एवोल्यूशन, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक स्टेबल पॉपुलेशन है। अगर ये 1 से कम ज़्यादा आता तो हम कह सकते थे कि भाई हाँ यहाँ पे एवोल्यूशन वगैरह हुआ है। सो आप लोगों को ऐसे ही क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, आप लोगों को बोल देते हैं अलील फ्रीक्वेंसी निकालो, कभी अलील फ्रीक्वेंसी दे देंगे, पी और क्यू की वैल्यू दे देंगे, आप लोगों को बोल देंगे कि भाई हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालो, या ये पता करो कि क्या कहते हैं ये हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, या एवोल्यूशन टेक्स प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसे क्या कहते हैं आप लोगों को सवाल करने के लिए दे दिए जाते हैं एग्जाम में। सो आई होप दिस इज क्लियर। इफ इन केस थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से बता दूं, ये हमारा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी आया था। मैंने इसको क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों के पी और क्यू दोनों थे, ठीक है, तो उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता था, पी और क्यू दोनों हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कौन सा लिया जिसके अंदर से सिर्फ मेरे को एक आंसर मिल रहा है, जी वाला। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों थे, तो पी स्क्वायर और 2pq हमारा इसके अंदर था, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन ये हमारा सिर्फ क्यू स्क्वायर था, तो क्यू स्क्वायर को कंपेयर करके मैंने वहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्यू से मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। पी की वैल्यू मेरी क्या आई, 0.5 आई। एंड अगर आप लोगों से कल को पूछे कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0.5 इंटू 0.25, ये रहा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0.25 आ रही है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू कितनी आई, सबकी वैल्यू हमारी आई बेसिकली 0.25, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये देखो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी। सो कल को अगर आपसे कोई हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, अगर हार्डी और विनबर्ग की बात करें तो उन्होंने बोला नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन एंड नो माइग्रेशन, या कह सकते हैं नो एवोल्यूशनरी प्रोसेस। यानी कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से एवोल्यूशन होगा या जो एक पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन करवाएगी, वो इसको अफेक्ट करेगा या इस प्रिंसिपल को अफेक्ट करेगा। ओके, सो देयर आर 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, जैसे कि जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। नाउ व्हाट इज जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, अभी मैं बताऊंगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन तो पता ही था आप लोग को, आएगा ही आएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, तो म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, ये तो होना ही होना था, क्योंकि इसकी वजह से एवोल्यूशन होता ही होता है। नाउ जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ज़रा पता करते हैं। सो यहाँ पे देखो बातें बोली गई हैं कुछ, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले 5 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ठीक है ना। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, when migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency changes in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको कैसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, रेड प्लस ग्रीन बीटल्स की, या बी लिख देता हूं मैं, छोड़ो, रेड प्लस ग्रीन बीज की। यहां पे एक पॉपुलेशन है किसकी, ब्लू बीज की, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि दोनों की दोनों पॉपुलेशन जो है हमारी कांस्टेंट है, दोनों की दोनों हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर फॉलोइंग दी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं है। समहाउ अचानक से मन हुआ ग्रीन बीटल्स का कि यार हम ना कहीं चलते हैं। सो यहाँ से ग्रीन बीटल्स कुछ इस तरफ आ गई ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन में, ठीक है। अच्छा, अब आ गई तो क्या होगा, इस वाली पॉपुलेशन से ग्रीन बीटल्स जो हैं खत्म हो जाएंगी, ग्रीन बीटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। या आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, न्यू जीन्स और अलील्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाले जीन्स और अलील्स थे, ग्रीन बीटल्स वाले जो जीन्स और अलील्स थे, दे विल बी लॉस्ट फ्रॉम दी ओल्ड पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से लॉस्ट हो गए। इस ब्लू वाली जो बीस की पॉपुलेशन थी इसके अंदर ग्रीन बीटल्स आ गए, तो यहाँ पे कुछ नए जीन्स जो थे वो ऐड हो गए, ग्रीन वाले जीन्स जो थे यहाँ पे ऐड हो गए। अब ये हो सकता है कि यार ये जो ब्लू और ग्रीन बीटल्स हैं आपस में रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, तो हो सकता है कि नई वैरायटी बन जाए या नई जीन्स कॉम्बिनेशंस वगैरह आ जाए। सो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो यही कहा जाता है, जब एक पॉपुलेशन जो है
ठीक है, वो एक निकल के एक दूसरी जगह चली जाए। अब निकल के जाएगी एक पॉपुलेशन, तो जाहिर सी बात है एक पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट निकल के जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर के जो जीन्स है, उस पॉपुलेशन में जो सारे के सारे जीन्स हैं वो भी तो उनके साथ जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अगर इंडिविजुअल जा रहा है तो कह रहा है कि हमारा डीएनए रख लो, हमारे जीन्स यहीं पे रहेंगे, तुम उसके साथ काम करते रहना, हम नहीं, मतलब हम खुद चले जाते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, अनदर प्लेस में या अनदर पॉपुलेशन में जब माइग्रेशन करता है कोई, तो जीन फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल में एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन के अंदर चेंज हो जाती है। यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी ओल्ड में एज वेल एज न्यू में चेंज हो जाती है। न्यू जीन्स जो होते हैं दे आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन के जीन्स ऐड हो गए एंड ओल्ड पॉपुलेशन के अंदर से ये वाले जीन्स जो थे खत्म हो गए। अल्टीमेटली जीन फ्रीक्वेंसी ऑल्टर हो गया। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है किसको? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट, देयर वुड बी जीन फ्लो, देयर वुड बी जीन फ्लो, क्या कर रहा हूं मैं ये आज, क्या हो गया है? देयर वुड बी जीन फ्लो इफ जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, इफ सेम चेंजेस अकर बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा ठीक है, अभी क्या हुआ है? देयर वुड बी जीन फ्लो इफ माइग्रेशन, इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, तो जीन फ्लो हो जाएगा। ठीक है, वो बात खत्म। इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर अचानक से जीन्स वगैरह गायब हो जाती हैं या एड ऑन हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे ग्रीन बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल्स हैं, यहाँ पे रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स हैं, ठीक है, रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन है, यहाँ पे रेड बीटल्स हैं। गलती से क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, अचानक से एक हाथी आया, एक हाथी आया और उसने इस वाली जगह पे पैर रख दिया। कहाँ पे? जहाँ पे रेड बीटल्स थे। अब आप कहेंगे भैया सिर्फ रेड बीटल्स पे रखा, रेड बीटल को मैं बाहर भी बना देता हूँ। कहीं तुम सोचो कि भैया ऐसे कैसे कह रहे हो आप, तो रेड को, एक रेड को बाहर भी बना देते हैं, टेंशन किस बात की है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक रेड को बाहर बना दिया, ग्रीन को अंदर बना दिया, ये लो। लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले जो थे रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स ऑलमोस्ट सेम सेम थे, लेकिन अचानक से हाथी ने इस जगह पे पैर रख दिया, जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ रेड बीटल्स जो थे मर गए। बचे क्या हमारे? मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन बीटल्स, या आप कह सकते हैं अब ग्रीन बीटल्स की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब किसी पॉपुलेशन के अंदर अचानक से जीन फ्रीक्वेंसी में या एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, सो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है बातें, एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं हम। समटाइम्स द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी is so different in new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and effect is called founder effect. कभी कभी अलील फ्रीक्वेंसी में इतना चेंज आ जाता है या इतनी डिफरेंट हो जाती है that in a new sample of population क्या होता है? they become a different species, कि जो पॉपुलेशन बच जाती है उसमें एक नई स्पीसीज बन जाती है ना, वो उसको एक नई स्पीसीज की तरह ट्रीट करते हैं। The original drifted population, ठीक है, बिकम्स फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर। सो जो बची हुई पॉपुलेशन थी उसको हम क्या कहते हैं? फाउंडर्स कह देते हैं। ठीक है, और ये इफेक्ट को क्या कहा जाता है? फाउंडर्स इफेक्ट कहा जाता है। इसका यहाँ पे इन लोगों ने एग्जांपल दे रखा है, नहीं दे रखा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो यहीं पे मैं समझा देता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्योंकि एक्सीडेंटल इवेंट है ना, मान लेते हैं कि हमारा रेड वाले जो थे सारे के सारे एक साथ रहते थे, ठीक है, सारे के सारे एक साथ रहते थे। अभी क्या इस पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन और रेड बीटल्स दोनों है ठीक है, बट जब हाथी का पैर पड़ा तो सारे के सारे रेड बीटल्स मर गए। तो जब सारे के सारे रेड बीटल्स मर गए तो इस पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी एकदम से मतलब चेंज ही हो गई। पहले रेड भी थे, ग्रीन भी थे, अब क्या बचा है? ग्रीन ही बचे हैं। अब इस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ ग्रीन बीटल्स ही हैं, तो एक तरीके से नई फॉर्म हो गई ना। पहले रेड और ग्रीन का वो था, कॉम्बिनेशन था, या पॉपुलेशन जो थी उसके अंदर रेड और ग्रीन दोनों थे। अब क्या है? ग्रीन है, ग्रीन आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे धीरे धीरे फॉर्म क्या कहते हैं? नए पॉपुलेशन। सो ग्रीन जो होंगे यहाँ पे उनको क्या कहेंगे? हम फाउंडर्स कहेंगे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने वो भी लगा रखे हैं, मतलब इमेजेस वगैरह भी लगा रखे हैं। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली। देख सकते हैं
जीन फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एलील्स इनटू और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि अंदर आना, एमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन से बाहर जाना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर की बीटल्स हैं, ये ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन के अंदर आई, तो आई तो अपने साथ जीन लेकर के आई, तो ये हमारा क्या हो रहा है? जीन फ्लो हो रहा है। ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको हम सीवल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि एक हाथी का पैर पड़ गया, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है किसका? ह्यूमन का ले रखा है कि भाई यहाँ पे बीटल्स का ग्रुप था, रेड बीटल्स हैं और ग्रीन बीटल्स हैं। ग्रीन बीटल्स के ऊपर गलती से किसी इंसान का पैर पड़ गया और यहाँ पे अब सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर क्या बचे हैं? रेड बीटल्स बचे हैं। सो ये हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जब न्यू जीन्स और अलील्स आर एडेड, क्या बोला गया है? न्यू जीन्स और अलील्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन बाय चांस। ठीक है। न्यू जीन्स और अलील्स जो होते हैं पॉपुलेशन में ऐड होते हैं या ओल्ड पॉपुलेशन से लॉस्ट होते हैं बाय चांस, क्योंकि एक एक्सीडेंटल केस था, गलती से इस आदमी ने पैर रखा है, इसको पता भी नहीं था कि वहाँ पे बीटल्स थी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम सीवल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। कल को आपसे कोई पूछे कि सीवल राइट इफेक्ट क्या है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन लिख देना। नाउ फाउंडर्स इफेक्ट भी कहते हैं, एग्जांपल फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट आपको पता ही है, बॉटल नेक छोड़ दो अभी। ठीक है। नाउ चलो मैंने समझा ही रखा है। फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होता है? अब यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, ये देखो मैंने क्या बोला था? व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जिसको हम कहते हैं फाउंडर, लीव देयर होम्स टू फाइंड अ न्यू सेटलमेंट, द पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट में हैव डिफरेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रैबिट है। ठीक है। ये रैबिट में से क्या हुआ? इस पॉपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्राउन और ग्रे वाले दोनों रैबिट्स थे, लेकिन अचानक से एक ग्रे वाला रैबिट या एक दो ग्रे रैबिट्स जो थे वो एक दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है। अ चेंज इन जीन पूल, एक तो जब जीन पूल वगैरह छोड़ो, बट ये ग्रे वाला रैबिट जो था एक दूसरी जगह पे चला गया फॉर फूड एंड शेल्टर, फॉर और खाने वगैरह के लिए दूसरी जगह पे चला गया, वहीं पे जाके वो रहे, वहीं पे जाके रिप्रोड्यूस करे। अब इस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रे रैबिट्स ही हैं, हालांकि इस पॉपुलेशन के अंदर ग्रे और ब्राउन दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये यहाँ पे क्या बोला? व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन फाउंडर्स लीव देयर होम्स टू फाइंड अ न्यू सेटलमेंट, द पॉपुलेशन इन अ सेटलमेंट में हैव डिफरेंट जीनोटाइप। यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अलग है। ठीक है। फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन, ये होता है हमारा फाउंडर्स इफेक्ट। इन्होंने एक नई पॉपुलेशन को फाउंड किया है, बनाया है, या नई जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को बनाया है। ठीक है। उस पॉपुलेशन की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है कंपेयर टू दिस। ओके। नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन न्यू सेटलमेंट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है। तो जो न्यू जीनोटाइप्स यहाँ पे बन रहे हैं या न्यू जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है ग्रे रैबिट्स की, इसी को हम फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन न्यू सेटलमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जाएगा रैबिट, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, तो नए चांसेस बनेंगे या नई जीन्स बनने के चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि वो रैबिट वहाँ पे गया उसको कोई ब्लैक कलर का रैबिट मिल गया, वहाँ पे कोई रेड कलर का रैबिट मिल गया। ठीक है। कोई भी मिल गया, उसके साथ उसने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बनेंगे? डिफरेंट जीनोटाइप्स और बनेंगे। कहने का मतलब ये कि जब ये रैबिट यहाँ से जा रहा है नई जगह पे, तो देयर आर चांसेस कि वो डिफरेंट जीनोटाइप्स को भी बनाएगा, चांसेस 100% है। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें बॉटल नेक इफेक्ट की, सो व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज सीवियरली रिड्यूस्ड, इवेंट्स लाइक डिजास्टर्स कैन डेसिमेट पॉपुलेशन, killing most individuals and leaving behind a small and random assortment of survivor। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे बॉटल नेक इफेक्ट होता क्या है, आपने एक बॉटल ले रखी है, इस बॉटल के अंदर क्या कहते हैं? रेड, ग्रीन, डार्क रेड, ठीक है, हर तरीके की वो है, मतलब कह लो कि बॉल्स हैं। ठीक है। समहाउ अगर आप इस बॉटल को शेक करते हैं और अचानक से ऐसे गिराते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारी की सारी बॉल्स आ जाएंगी बाहर? रेड भी आ जाएगी, ग्रीन भी आ जाएगी, ऑरेंज भी आ जाएगी, सारी आ जाएगी बाहर? नहीं, जाहिर सी बात है कि कुछ बॉल्स आएंगी, कुछ बॉल्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉल्स बाहर आ रही हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है नई पॉपुलेशन को। कहने का मतलब ये है कि जब एक पॉपुलेशन होती है छोटी सी, ठीक है, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज सीवियरली रिड्यूस्ड, किस वजह से? ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड पॉपुलेशन जो थी उसके आसपास कोई डिजास्टर आया, आइदर अर्थक्वेक ले लो या फ्लड ले लो, फायर ले लो, कुछ भी हुआ, और वो पॉपुलेशन का साइज़ बहुत छोटा कर देगा, तो अल्टीमेटली हो सकता है देयर आर चांसेस कि उसके अंदर जो पुराने पॉपुलेशन के लोग थे वो खत्म हो जाए, या ओरिजिनल पॉपुलेशन के जो लोग थे वो खत्म हो जाए। ठीक है। जैसे कि रेड वाला जो था इट वाज ओरिजिनल पॉपुलेशन, धीरे धीरे करके कुछ नई पॉपुलेशन ऐड हुई थी या कुछ नए लोग ऐड हुए थे। ठीक है। बट क्योंकि सब कुछ डिजास्टर हुआ तो रेड वाले तो पूरे के पूरे ही खत्म हो गए।
ठीक है, बचे के हमारे पास जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन बची वो अलग थी, और यही जाके आगे आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगी। सो इवेंट्स लाइक नेचुरल डिजास्टर्स कैन डेसिमेट पॉपुलेशन, किलिंग मोस्ट इंडिविजुअल्स एंड लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ सर्वाइवर। क्या होगा, कुछ हमारे सर्वाइवर्स बच जाएंगे, एंड वही सर्वाइवर्स जो होंगे हमारे कहीं ना कहीं दे विल फॉर्म दी न्यू पॉपुलेशन। सो ये हमारा बॉटल नेक इफेक्ट होता है कि अगर आप एक बॉटल के अंदर भी डाल के, आप मार्बल्स डाल दीजिए एक बॉटल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के, उसको ऐसे शेक करिए और रैंडमली ऐसे गिराने की कोशिश करिए, तो कुछ 3-4 ही अपने गिरेंगे, ठीक है, बाकी के सारे बॉटल्स में रहेंगे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर अर्थक्वेक या डिजास्टर कुछ भी आया, सो उससे क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ सर्वाइवर्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, कुछ गिने चुने बच जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन, ठीक है, या वो नई डिफरेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को डेवलप करते हैं। अच्छा जी, सो जीन पूल क्या होता है? अ जीन पूल रिप्रेजेंट द सम ऑफ टोटल अलील्स फॉर जीन्स प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। जीन पूल क्या है? कितनी अलील्स एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, सम ऑफ टोटल अलील्स ऑफ ऑल जीन्स जो प्रेजेंट है किसके अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पिग दिख रहे हैं, हो सकता है कोई पिग जो हो उसके अंदर कैपिटल आर जीन हो, किसी के अंदर कैपिटल आर स्मॉल हो, किसी के अंदर स्मॉल आर हो, तो डिफरेंट यहाँ पे जीन्स कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अलील कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो सम ऑफ अलील, सम ऑफ टोटल अलील्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे अलील्स प्रेजेंट हैं, तो सम ऑफ टोटल अलील्स जो होते हैं ना पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल, ठीक है। टोटल अलील जो भी होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, डुअल पेरेंटेज। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब हम क्रॉसिंग ओवर वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, या जीन्स जब गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो क्रोमोसोम्स के जो गैमीट्स बनते हैं तो अलील्स जो होते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होता है, या क्रॉसिंग ओवर वगैरह जब होती है उसकी वजह से भी एवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारा हार्डी-वेवन इक्विलिब्रियम जो है इफेक्ट होगा। और अब सिंपल सी बात है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जो है वो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो नहीं कर सकती है। आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है सॉरी, उसके अंदर हम लोगों को मियोसिस वगैरह जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। यानी कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ उसी पॉपुलेशन के अंदर होगा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं हो रही है, या आप कह सकते हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है। वरना तो यार क्रॉसिंग ओवर मतलब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान तो ये होता ही है ना, तो ये हो गई रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, होता ही है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो ही रहा है। तो इसकी वजह से मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी पॉपुलेशन के अंदर भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती ही रहेगी, और होती भी है। हमारे जीन सेम थोड़ी ना होते हैं। आपके जो एंसेस्टर के पास जीन थे वो क्या आपके पास हैं सारे के सारे? नहीं, कुछ नए भी हैं, ठीक है। सो ये भी सी चीज़ें होती हैं, तो न्यू एलील कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। ओके, चलो जी, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं किसको, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। आते हैं अब अपने क्विज के ऊपर। क्विज का पहला क्वेश्चन क्या है, वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। कल के क्वेश्चन आ गए हैं फिर से लास्ट लेक्चर के, बट कोई बात नहीं, आप ठीक है इसका आंसर दे दीजिए, इट्स फाइन, हम कर लेते हैं, इसको रिवाइज हो जाएगा। तो जो फिंचेस मिली थी, ठीक है, डार्विन को इन गैलापागोस आइलैंड्स, वो हमारे कैसे थे, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल था, अडेप्टिव रेडिएशन का, कन्वर्जेंट का, या अडेप्टिव कन्वर्जेंस का, या एनालॉगस का। सो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, अडेप्टिव रेडिएशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी आ सकता है, हो सकता है इसको बोल दें ब्रांचिंग डेसेंट, ब्रांचिंग डेसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ह्यूगो डी वेरिस ने किसके ऊपर काम किया था, गार्डन पी, स्वीट पी, प्रिमिला, इवनिंग प्रिमरोज। सो ह्यूगो डी वेरिस ने किसके ऊपर काम किया था, गार्डन पी, क्या कहते हैं, स्वीट पी, प्रिमिला, या इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नाम याद रखना, एनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं जब नेक्स्ट क्लास कर लाऊंगा तो उसके 2-3 क्वेश्चन मैं ऊपर स्टार्टिंग में डाल दूंगा, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, सो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, अपने आने वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ एवोल्यूशन की और थ्योरीज हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। और कुछ ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, कुछ हमारे स्टेबलाइजेशन एंड वो वाले सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग ग्राफ्स एंड डिस्टेबलाइजिंग ग्राफ्स। सो वो सारे ग्राफ्स भी हम लोग कवर करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो है हम सारी चीज़ें देखेंगे,
ओके जी, चलो जी। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।